अयस्क के सांद्रण की कुछ विधियां बताया मैंने। ये बताया था अयस्क के सांद्रण की 5 विधियां होती है, उसमें से 3 विधियां आपको बताया जा चुका है। पहला विधि बताए थे हाथ से चूनकर, हाथ से चूनकर। इसमें बताया अयस्क में मिला हुआ मोटा मोटा अशुद्धि है, उसको हाथ से चूनकर अलग कर लेते हैं। दूसरा विधि बताया द्रव चालित धुलाई, द्रव चालित धुलाई। और तीसरा विधि बताया फेन प्लवन विधि। ये तीनों कल के क्लास में बता दिया था। आज के क्लास में पढ़ेंगे चुंबकीय पृथक्करण विधि, चुंबकीय पृथक्करण पृथक्करण विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि, मैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस, सेपरेशन प्रोसेस, ये पढ़ना है आज। चुंबकीय पृथक्करण विधि, इस विधि से चुंबकीय अयस्कों का सांद्रण होता है। चुंबकीय अयस्क, जो अयस्क चुंबक में चिपक जाता है, ठीक है, चुंबक की ओर आकर्षित हो जाता है, ऐसे अयस्क को इस विधि से अलग किया जाता है। इसमें क्या होता है देखिए, दो पुल्ली लिया जाता है। क्या पुल्ली? इसमें क्या होता है, 2 पुल्ली होता है, ठीक है, जिसमें से एक होता है चुंबक का, ये होता है चुंबकीय पुल्ली। क्या? चुंबकीय पुल्ली, इधर लिखते हैं। ये क्या हो गया? चुंबकीय पुल्ली। क्या कहा मैंने? इसमें 2 रोलर होता है। वो आटा चक्की देखा है? आटा चक्की जिसमें गेहूं पिसवाते हैं, जिसपे वो फीता घूम रहा होता है, गोल गोल होता है, जिसपे फीता घूम रहा होता है, बेल्ट। वही समझिए कि ये उसी टाइप का 2 पुल्ली होता है, गोल गोल, ठीक है, जिसमें से एक होता है चुंबक होकर, ये किसी भी मतलब पदार्थ का है, लेकिन ये क्या होता है, चुंबक का होता है। अब इस पे क्या आता है कि बेल्ट घूम रहा है, बेल्ट लगाया हुआ है, इस तरह से बेल्ट है। समझ में आया? 2 पुल्ली होता है इसमें, जिसमें से एक होता है चुंबक का और दूसरा किसी पदार्थ का होता है। ये बेल्ट घूम रहा होता है, ऐसे देखिए, इस तरह से घूम रहा है। अब इस घूमते हुए पर चुंबकीय अयस्क का पाउडर, ये देखिए, इस तरह से चुंबकीय अयस्क का पाउडर इसमें से डाला जाता है, ठीक है। बेल्ट ऐसे घूम रहा है, तो यहाँ से इस बेल्ट पर होकर के ये अयस्क इधर आएगा। देखिए, जो चुंबकीय अयस्क है, मान लीजिए वो चुंबकीय अयस्क ये चुंबक वाले पुल्ली के पास आकर गिरेगा, है ना दिमाग? और जो अशुद्धि होगा वो दूर जाकर गिरेगा। देखिए, समझ गए? ये क्या हो गया? ये गैंग हो गया। क्या हो गया? गैंग। गैंग माने अशुद्धि हो गया। और शुद्ध अयस्क जो है यहाँ पे, जो चुंबकीय अयस्क होता है, चुंबक में आकर्षित हो सकता है, वो यहाँ पर आकर के इकट्ठा होगा, चुंबकीय अयस्क। समझ में आया? कैसा रहा? बहुत अच्छा। लिख लेंगे आप लोग।
ये फिर हमें लिखने की आवश्यकता नहीं है, एक बार फिर से बोल देते हैं। इस विधि से चुंबकीय अयस्कों का सांद्रण होता है। इस विधि में दो पुल्ली होता है, जिनमें से एक होता है चुंबकीय, समझिए, जैसे ये लिख दिया मैंने, चुंबकीय पुल्ली हो गया। इस पुल्ली पे बेल्ट घूम रहा होता है, इस तरह से बेल्ट, पट्टा घूम रहा होता है, और इस घूमते हुए पट्टे पर अयस्क का पाउडर डाला जाता है, जो चुंबकीय अयस्क होता है चुंबकीय पुल्ली के पास गिरता है, और जो अशुद्धि होती है ये जिसको गैंग कहते हैं, ये पुल्ली से दूर गिरता है। समझ गए? इस प्रकार से अयस्क का सांद्रण हो जाता है। समझ गए? बना लीजिए इसको फटाफट। जो टॉपिक आपको बताया जाता है इसमें, और जहाँ पे कोई संशय हो, कोई शंका हो, तो पूछ डाला करो, पूछ लिया करो। नहीं पूछने वाला व्यक्ति सफल नहीं हो पाता कभी। दिल्ली में मैं पढ़ाता था एक जगह होम ट्यूटर, समझ रहे बात? वहाँ पे एक लड़का, उसका बाप था वकील, माँ टीचर, एक लड़का एक लड़की उसके पास। वो लड़का ऐसा भौंदा, कभी बोलता नहीं था वो। मैं ट्यूशन पढ़ाता रहता था, मैं पूछता समझ में आया, समझ में नहीं आया, माने मुंह से कभी बोला ही नहीं। उसका परिणाम क्या हुआ कि 3-4 बार तो फेल हो गया 10th में। हाँ, 3 बार मैंने प्रयास किया, लगातार 3 बार प्रयास किया, पास नहीं हो पाया, क्योंकि बोला ही नहीं कभी। समझ गए? वही बकलोल आप लोग हैं, माने कभी आप पूछते ही नहीं, बताते रहते टॉपिक, कभी पूछते ही नहीं कि सर ये बता दीजिए। जब पूछोगे नहीं तब कैसे पता चलेगा? जाके पाँव न फटे बेवाए, सो क्या जाने पीर पड़ाए। जिसको पैर नहीं होगा उसकी एड़ी फटेगी। बेवाए माने क्या होता है? बेमाए माने होता है एड़ी फटना। तो जिसकी पैर नहीं होएगी उसकी एड़ी फटेगी? और उसे क्या पता कि एड़ी फटने का दुख दर्द क्या होता है? क्या? जिसकी पैर नहीं होगी उसकी एड़ी फटेगी? पैर ही नहीं तो एड़ी कैसे फटेगी? मतलब कहने का ये मतलब है, आपको आप जब पढ़ेंगे नहीं तो समस्या ही नहीं आएगा, और जब समस्या नहीं आएगा तो कुछ भी नहीं कीजिएगा। तो आप लोग ना पूछने का मतलब है कि आप पढ़ते ही नहीं। जो पढ़ेगा उसको समस्या आएगा जरूर कि ये टॉपिक हमको समझ में नहीं आया। समझ में आया? आपसे पूछा कीजिए, बार बार बता रहे आप मात्र 2 महीना भी नहीं रहे परीक्षा का। हाँ, अब मान के चलिए कि 1 ही महीना बचे आपके साथ। इस 1 महीना में इसका इस्तेमाल कर लीजिए, नहीं तो बहुत पछताएंगे आप। तो यहाँ फिलहाल देखिए धातु कर्म क्या होता है। अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए कई सारी क्रियाएं करनी पड़ती है। तो जितनी भी क्रियाएं करनी पड़ती है, सारी क्रियाओं को मिला करके धातु की कहेंगे, धातु कर्म। तो कहेंगे अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की संपूर्ण प्रक्रिया को धातु कर्म कहते हैं या धातु की कहते हैं। ऑल एक्टिविटीज इन्वॉल्व टू एक्सट्रैक्ट प्योर मेटल फ्रॉम ओर्स इज कॉल्ड मेटलर्जी। अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की संपूर्ण प्रक्रिया को, अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की संपूर्ण प्रक्रिया को धातुकी कहते हैं। समझ में आया? तो संपूर्ण प्रक्रिया क्या क्या शामिल होता है? तो संपूर्ण प्रक्रिया में कुछ प्रक्रिया बता दिया आपको। सबसे पहले बताया अयस्क का सांद्रण, बताया ना मैंने। तो अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए सबसे पहला काम होता है अयस्क का सांद्रण कर लेना। तब पढ़ेंगे धातु का निष्कर्षण। क्या पढ़ेंगे? धातु का निष्कर्षण।
धातु का निष्कर्षण, एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। धातु का निष्कर्षण डिपेंड करता है सक्रियता श्रेणी पर। सक्रियता श्रेणी, अभी सक्रियता श्रेणी क्या बीमारी है अभी बताएंगे। धातु का निष्कर्षण क्या है समझ लीजिए। धातु का निष्कर्षण निर्भर करता है किस पे? सक्रियता श्रेणी पर। इसको लिखिए, धातु का निष्कर्षण सक्रियता श्रेणी पर निर्भर करता है। समझ गए? अब ये सक्रियता, तो धातु का निष्कर्षण हुआ क्या? तो धातु का निष्कर्षण सक्रियता श्रेणी पर निर्भर करता है। अब ये होता क्या है? तो अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करना धातु का निष्कर्षण कहलाता है। धातु का निष्कर्षण अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करना अयस्क का निष्कर्षण कहलाता है। धातु का निष्कर्षण कहलाता है। अयस्क दिया रहेगा, उससे शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए जो भी क्रियाकलाप करना पड़ेगा उसे धातु की कहेंगे, और इस क्रिया को क्या कहेंगे? धातु का निष्कर्षण। अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करना अयस्क का निष्कर्षण कहलाता है। अयस्क का निष्कर्षण डिपेंड करता है सक्रियता श्रेणी पर। सक्रियता श्रेणी क्या होता है? धातुओं को उसके घटते हुए अभिक्रियाशीलता के क्रम में सजाना। धातुओं को उसके घटते हुए अभिक्रियाशीलता के क्रम में सजाना सक्रियता श्रेणी कहलाता है। मतलब जो धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है उसको सबसे पहले लिखेंगे, फिर उससे कम अभिक्रियाशील धातु को उसके बाद लिखेंगे, उससे कम अभिक्रियाशील को उसके बाद में लिखेंगे। जो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु होगा सबसे ऊपर लिखा जाएगा, और जो सबसे कम अभिक्रियाशील धातु होगा उसको सबसे नीचे लिखा जाएगा। इस तरह से जो सजा देंगे अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम में, इसी को कहा जाता है सक्रियता श्रेणी। क्या? सक्रियता श्रेणी। चलिए इसको नोट कर लीजिए पहले, फिर सक्रियता श्रेणी बताते हैं। सुनिए, ध्यान से सुनिए। सक्रियता श्रेणी, रिएक्टिविटी सीरीज। धातु, ये सब धातु है। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, पीबी होता है, सीसा हो गया, हाइड्रोजन हो गया, कॉपर हो गया, पारद हो गया, सिल्वर हो गया, और ये गोल्ड हो गया। इसमें सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु होता है पोटेशियम। परीक्षा में आएगा सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सा है? कहेंगे पोटेशियम। समझ गए? 4-5 साल पहले की बात है, 12वीं क्लास में टॉप आई थी, मतलब बिहार बोर्ड के द्वारा टॉप किया गया था। एक लड़की थी, कोई क्या नाम था, जो भी नाम हो, टॉपर विद्यार्थी था। उसको पूछा गया सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन है, तो बता दिया सोडियम। सोडियम बता दिया, मतलब धर लिया पत्रकार ने धर लिया। तो भाई खोजबीन हुआ तो पता चला कि हाँ, कि उसका बाप जो है, लड़की का बाप पैसा वाला, क्या बोर्ड से कॉन्ट्रैक्ट था उसका कुछ, ठीक है। फिर स्कूल वालों को छापा मारा गया, बच्चों पे छापा मारा गया। समझ गए बात? तो तब से जो बोर्ड क्या करता है, रिजल्ट जब निकलता है तो पहले ही रिजल्ट पूरा पब्लिश करने से पहले ही जो टॉपर विद्यार्थी है उसको बुला करके उसको परीक्षा लिया जाता है, वहाँ पे उसको पूछताछ किया जाता है, और तब देखता है टॉप करने लायक है कि नहीं, उसी को टॉप किया जाता है। तो नॉलेज रहना चाहिए। तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सा है?
पोटेशियम। क्या? पोटेशियम। और सबसे कम अभिक्रियाशील है गोल्ड। इसको गोल्ड पढ़ेंगे। गोल्ड माने सोना। सबसे अधिक अभिक्रियाशील का क्या मतलब? अभी बताया था मैंने। ये देखो, जैसे सोडियम प्लस क्लोरीन, ये क्या बनता है? NaCl बनता है। माने ये इससे अभिक्रियाशील कर, माने अभिक्रिया करता है। ये सोडियम क्लोरीन से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड बनाया। अभिक्रिया है। क्या ये? अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया है ये। तो ये जो है बड़ी तेजी से अभिक्रिया करता है, पोटेशियम। तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन है? पोटेशियम। इससे कम अभिक्रियाशील है सोडियम, इससे कम अभिक्रियाशील है कैल्शियम। तो घटती हुई अभिक्रियाशीलता हुआ कि नहीं? सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है पोटेशियम और सबसे कम हो गया सोना। तो घटती हुई अभिक्रियाशीलता क्रम में सजा दिया, तो इसी को कहा जाता है सक्रियता श्रेणी। क्या? सक्रियता श्रेणी। तो लिखेंगे इसका परिभाषा, धातुओं को उनकी घटती हुई अभिक्रियाशीलता के क्रम में सजाना सक्रियता श्रेणी कहलाता है। रूबी राय था सर, रूबी राय नाम था सर, रूबी राय। क्या? रूबी राय। ठीक है, समझ गए? तो ये क्या हो गया? ये हो गया सबसे अधिक क्रियाशील धातु। ये हो गया सबसे अधिक क्रियाशील धातु। ये हो गया सबसे कम क्रियाशील धातु। एक नंबर का याद हो गया ना? ये याद रखिए। इसमें 2-3 आगे पीछे दे देगा और कहा जाएगा इसमें सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सा है, या उसको घटते हुए अभिक्रियाशीलता के क्रम में सजाइए। 2-3 दे देगा इसमें याद। ये सीरियल वाइज 2-4 पे याद कर लीजिएगा। इधर लिखेंगे, देखिए तीर का निशान इधर मारा ना मैंने, देखो तीर का निशान इधर है, मतलब घटती हुई अभिक्रियाशीलता। ये क्या हो गया? घटती हुई अभिक्रियाशीलता। समझ गए? ये हो गया सबसे कम अभिक्रियाशील, ये हो गया सबसे अधिक अभिक्रियाशील, यही हो गया सक्रियता श्रेणी। समझ गए? अब धातु का निष्कर्षण पढ़ाएंगे तो उसमें सक्रियता श्रेणी का यूज होगा। ये समझ जाएगा कि ये बात बोल रहे हैं। समझ गए? चलिए उतारिए फटाफट। और यहाँ पर क्रियाशील लिख सकते या अभिक्रियाशील भी लिख सकते हैं, इससे कोई बात नहीं। सबसे अधिक अभिक्रियाशील, सबसे कम अभिक्रियाशील, धातु, सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु। चलिए नोट कीजिए।